Welcome dear students, this is Dr. Zahid Nazir. Dear students, हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास पैनक्रियास, जो कि एक ग्लैंड है जो कि लीवलेट की तरह होता है। एक लीवलेट की तरह ट्रांसवर्सली इसकी लोकेशन हमारे स्टमक जो है इसके नीचे से ट्रांसवर्सली लोकेट करने वाला एक ग्लैंड लीवलेट लाइक, दैट इज कॉल्ड द पैनक्रियास। इसकी अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो लुक लाइक दिस। याद रखिएगा, ये हमारे जो है वो स्टमक के नीचे ट्रांसवर्सली लोकेट करता है। अब इसकी लोकेशन देखें तो याद रखिएगा, लोकेशन वाइज ट्रांसवर्सली बिलो द स्टमक, ट्रांसवर्सली बिलो द स्टमक, ये तो इसकी लोकेशन है। ठीक है, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो याद रखिएगा, स्ट्रक्चर वाइज जो पैनक्रियाज है दैट इज लीवलेट लाइक, लीवलेट लाइक है, और इट एक्ट एज बोथ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। याद रखिएगा, ये एक्ट करता है, एक्ट एज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अगर हम बात करें एज अ एक्सोक्राइन की तो याद रखिएगा, जो मोस्ट ऑफ द सेल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द टिश्यूज होते हैं, दैट इज एसोसिएटेड विद द एक्सोक्राइन सिक्रेशन इन केस ऑफ द पैनक्रियास। अब पैनक्रियास में मोस्टली जो है दे आर these glandular cells are concerned with the एक्सोक्राइनिक फंक्शन। और जब एक्सोक्राइनिक फंक्शन करते हैं एज अ एक्सोक्राइन तो याद रखिएगा, जो सेल्स होते हैं वो सीक्रेट करते हैं बाइल जूस, सॉरी पैनक्रियाटिक जूस, बाइल जूस नहीं बल्कि पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जिसमें म्यूकस होता है, जिसमें जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब ये जो एक्सोक्राइन, ये सारे के सारे ग्लैंड क्या काम कर रहे हैं? दीज आर एक्ट एज एक्सोक्राइन सेल्स, एक्सोक्राइन सेल्स का नाम देते हैं इनको, या एक्सोक्राइनिक टिश्यू कहेंगे। लेकिन जब हम एंडोक्राइन की बात करते हैं तो याद रखिएगा, इसमें कुछ पेचिस ऐसे हैं जिनके पास 3 किस्म के सेल्स पाए जाते हैं। वो सेल्स जिन्हें हम नाम देते हैं अल्फा सेल्स, वो सेल्स जिन्हें हम नाम देते हैं बीटा सेल्स, और वो सेल्स जिनको हम नाम देते हैं डेल्टा सेल्स। तो इन सेल्स को, जिसे हमने नाम दिया अल्फा सेल्स, जिसे हमने नाम दिया बीटा सेल्स, जिन्हें हमने नाम दिया डेल्टा सेल्स, इन तीनों को, इन पेचिस को कलेक्टिवली कहा जाता है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, लैंगरहैंस। तो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस उन पैचेस को कहा जाता है जो कि एज अ
क्या काम करते हैं? एज अ, ये पैचेस जिन्हें हम नाम देते हैं एज अ एंडोक्राइन काम करते हैं, जिनमें हमने देखा कि दो किस्म के सेल्स हैं, तीन किस्म के, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स। तीन किस्म के सेल्स हैं जो तीन डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स की सिक्रेशन करते हैं। अल्फा सेल्स याद रखिएगा ग्लूकागोन हार्मोन, बीटा सेल्स इंसुलिन हार्मोन और डेल्टा सेल्स सोमैटोस्टैटिन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। याद रखिएगा सोमैटोस्टैटिन हार्मोन्स जो है वो एक तो इन दोनों अल्फा बीटा सेल्स की जो है वो सिक्रेशन को भी रेगुलेट करते हैं और हमारे जो मसल्स हैं, जो हमारे ग्रोइंग टिश्यूज होते हैं, उनके मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करते हैं। इन्हें कहते हैं सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। मेनली ये अल्फा और बीटा सेल्स की जो सिक्रेशन है उसको रेगुलेट करना, उसको कमांड करने का काम भी यहाँ कर रहे हैं। तो ये हमारे पास थे वो हार्मोन्स जो कि पैंक्रियाज के एंडोक्राइन सेल्स, एंडोक्राइन टिश्यूज सीक्रेट करते हैं। ये वो हार्मोन्स थे जिसे कलेक्टिवली जिन सेल्स को हमने नाम दिया आइट्स ऑफ लैंगरहैंस का। अब हमने देखा कि ये एंडोक्राइन काम कर रहा है एज वेल एज एक्सोक्राइन भी काम कर रहा है। हमने इसके जूस को भी डिस्कस किया, हमने इसके हार्मोन्स और सेल्स को डिस्कस किया। तो हम इस ग्लैंड को नाम देते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड। बेटा याद रखिएगा हेटेरोक्राइन ग्लैंड का नाम देते हैं पैंक्रियाज को, क्योंकि ये दोनों फंक्शन कर रहा है एक्सो भी और एज वेल एज एंडोक्राइन भी। लेकिन यहाँ पर हम एज अ ग्लैंड डिस्कस कर रहे हैं, एज एंडोक्राइनोलॉजी में डिस्कस कर रहे हैं, तो हम वो हार्मोन डिस्कस करेंगे। हम इसका जो पार्ट है वो एंडोक्राइनिक फंक्शन डिस्कस करेंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप डाइजेस्टिव सिस्टम में ह्यूमन डाइजेशन के अंदर जो रोल है वो पैंक्रियाटिक जूस का पढ़ चुके हैं और एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड आप उसको वहां डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। हम एंडोक्राइनिक फंक्शन की तरफ जाएंगे। तो बेटा याद रखिएगा हमने देखा कि इसमें तीन किस्म के हार्मोन्स आ रहे हैं और तीन किस्म के सेल्स हैं। जब हम बात करते हैं फंक्शंस की तो बेटा याद रखिएगा इन केस ऑफ फंक्शंस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है हार्मोन्स ऑफ द पैंक्रियाज का, जिसमें हमारे पास याद रखिएगा जो है वो ग्लूकागोन, याद रखिएगा बेटा ग्लूकागोन वो हार्मोन है जो सीक्रेट होता है एट लो शुगर लेवल। अब उस तरफ हम फंक्शन की तरफ जाने से पहले अब हम देखें जनरल फंक्शन क्या है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। याद रखिएगा जनरल फंक्शन क्या है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के अंदर हमारी बॉडी का जो फ्यूल है इसके मेटाबॉलिज्म में बहुत बड़ा रोल है पैंक्रियाटिक हार्मोन्स का। और जिन हार्मोन्स को हम नाम देते हैं इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, खासतौर पर जिनके फंक्शन हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा यानी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, तो मैं आपको पहले बताता जाऊं कि हमारी बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल होता है, जो सेट पॉइंट ग्लूकोज होता है हमारे पास फास्टिंग में, तो बेटा फास्टिंग में हमारा ग्लूकोज लेवल होना चाहिए 90 mg पर 100 ml ऑफ द ब्लड, पर 100 ml ऑफ द ब्लड। इसी तरह अगर हम बात करें रैंडम की, जब आप फास्टिंग कहते हैं जब आपको कम से कम खाए पिए 12 घंटे हो जाए, तो उस वक्त आपके ब्लड का ग्लूकोज लेवल ये रहना चाहिए 90 mg पर 100 ml। लेकिन जब हम बात करते हैं रैंडम की, आपने खाया पिया हुआ है, आपके डाइजेस्ट हो चुकी है फूड, 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, तो उस वक्त आप क्या करेंगे, आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो तकरीबन होगा 160 टू 200 के दरमियान हो सकता है, 160 टू 200 mg पर 100 ml ऑफ द ब्लड। ये हमारे पास था ग्लूकोज लेवल। तो याद रखिएगा ग्लाइकोजन जो है, ग्लाइकोजन कब स्टिमुलेट होता है, कब सीक्रेट करता है, जब लो शुगर लेवल एट लोअर ब्लड शुगर लेवल, या ब्लड ग्लूकोज लेवल जब लो होता है, तो याद रखिएगा जो है वो ग्लूकागोन की सीक्रेशन होगी। और ग्लूकागोन क्या काम करती है, याद रखिएगा ग्लूकागोन का काम
आपकी बॉडी की जो ग्लाइकोजिन है आपके मसल्स के अंदर स्टोर्ड है, आपके लिवर के अंदर स्टोर्ड है। उस ग्लाइकोजिन को ये कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल में, स्टिमुलेट करेगा कि बॉडी यहाँ पर ये स्टिमुलेट कर रहा है, क्योंकि ग्लूकागोन सिर्फ क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। हार्मोन का काम स्टिमुलेट करना होता है ग्लूकागोन, और यहाँ एंजाइम्स अपना रोल अदा करेंगे और ये कन्वर्ट कर देंगे इनटू द ग्लूकोज, और जिसकी वजह से आपका जो लो ग्लूकोज लेवल है वो राइज होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह याद रखिएगा कि हमारा जो लिवर है ये भी क्या काम करता है कि क्योंकि ये काम सारा काम हो रहा होता है लिवर में हो रहा होता है। ग्लाइकोजिन का ग्लूकोज में टूटना लिवर का काम होता है, तो लिवर हमारा ग्लाइकोजिन एंड अमीनो एसिड्स को कन्वर्ट करता है इनटू ग्लूकोज, और किस हार्मोन की मौजूदगी में, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकागोन हार्मोन। इसी तरह जब हमारी बॉडी का ग्लूकोज लेवल राइज अप होता है तो नेक्स्ट हार्मोन काम करता है, इसे आप नाम देते हैं इंसुलिन। जब आप बहुत ज़्यादा शुगरी प्रोडक्ट खा लेते हैं तो इंसुलिन ये कब शो होगा, एट हायर ब्लड ग्लूकोज लेवल। जब आपके ब्लड का ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है तो उस वक्त इंसुलिन प्रोड्यूस होता है बीटा सेल से, जो कि आइल्स के, जो कि एंडोक्राइन सेल्स हैं पैनक्रियास के। अब इसका काम होता है, याद रखिएगा, कि जो आपका एक्सेसिव ग्लूकोज है, एक्सेसिव ग्लूकोज जो आपका किसका, ब्लड का हाई ग्लूकोज या ब्लड का एक्सेसिव ग्लूकोज ऑफ द ब्लड, इसे बेटे कहाँ लेकर जाएगा, इसे कन्वर्ट करेगा इनटू ग्लाइकोजिन। ये आपके लिवर को स्टिमुलेट करेगा इंसुलिन के एक्सेसिव ग्लूकोज ब्लड से अपटेक की जाए इन द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स यहाँ काम कर रहे होते हैं। क्योंकि काम सारा लिवर में हो रहा है तो बनेगी ग्लाइकोजिन, और ग्लाइकोजिन में कन्वर्ट करें ताकि ये कहाँ स्टोर हो जाए, इनटू दी, या तो स्टोर कहाँ होगी, लिवर में, स्टोर्ड इन दी लिवर, और वी कैन से दैट एंड मसल सेल्स। तो मसल सेल्स और लिवर सेल्स में स्टोर हो जाएगी ग्लाइकोजिन। लेकिन इंसुलिन ने उस वक्त सीक्रेट हुआ जब आपका ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा था, तो आपके लिवर ने को स्टिमुलेट किया, लिवर सेल्स को स्टिमुलेट किया, लिवर ने इसको ग्लाइकोजिन में कन्वर्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स, और आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल लेकर आया। दूसरा याद रखिएगा, जहां पर हमने डिस्कस किया कि लो ग्लूकोज लेवल पर अमीनो एसिड जो है वो ब्रेक होते हैं, तो ये फैट्स और प्रोटीन्स की जो फॉर्मेशन है उसको बढ़ा देगा। क्योंकि जब आपका ग्लूकोज, एक्सेसिव ग्लूकोज प्रोटीन और फैट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, ग्लाइकोजिन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल लो हो जाएगा। तो इसलिए ये क्या करता है, दूसरा फंक्शन इंसुलिन का होता है कि जो फैट्स हैं एज वेल एज प्रोटीन्स हैं, इसकी प्रोडक्शन को, इसकी सेंसाइजेशन को बूस्ट अप कर देना, बढ़ा देना, स्टिमुलेट कर देना काम होता है इंसुलिन का। और ग्लाइकोजिन की कन्वर्जन, ग्लूकोज टू ग्लाइकोजिन कन्वर्जन को भी स्टिमुलेट कर देता है इंसुलिन। लेकिन याद रखिएगा, इंसुलिन की अगर कमी हो जाए तो एक मोस्ट कॉमन जो है वो हमारे पास डिसऑर्डर आता है, एब्नॉर्मलिटी आती है, जिसे आप नाम देते हैं डायबिटीज मेलाइटस। याद रखिएगा, डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। डायबिटीज मेलाइटस जिसको आप शुगर का नाम देते हैं, इस कंडीशन में क्या होता है कि नॉन स्टेडी सप्लाई ऑफ ग्लूकोज की वजह से, और दूसरी बात ये कि आपका जो इंसुलिन लेवल है वो बहुत कम हो जाता है किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, या हेरिडिटी की वजह से, या किसी साइटोटॉक्सिक ड्रग्स की वजह से। जब बीटा सेल इंसुलिन प्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज रहना शुरू हो जाएगा। इसमें क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो मतवातर राइज होता रहेगा, क्योंकि
लेस सप्लाई ऑफ द इंसुलिन, क्योंकि जो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन है वो लो हो जाती है। प्रोडक्शन और सेंसिस ऑफ इंसुलिन जब आपकी बॉडी से लो हो जाएगी, स्लो हो जाती है, या वी कैन से दैट लो हो जाएगी, तो उस वक्त जो है आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज होना शुरू हो जाता है और मतवातर हाई रहना शुरू होता है, क्योंकि आप खाना खाते रहते हैं और उस वक्त इंसुलिन पैदा नहीं हो रहा होता जो कि कन्वर्जन कर सके आपकी एक्सेसिव ग्लूकोज को, जिसकी वजह से आपका ब्लड का ग्लूकोज लेवल डिस्टर्ब रहता है। जिसकी वजह से इसके अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो बेटा याद रखिएगा, सिम्टम्स में सिम्टम्स एंड कॉम्प्लिकेशंस, सिम्टम्स और इसकी वजह से आने वाली कॉम्प्लिकेशंस, मतवातर ग्लूकोज लेवल राइज होने की वजह से, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। याद रखिएगा, जब ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा और ग्लूकोज लेवल बढ़ता रहता है या इंसुलिन की इनसफिशिएंट प्रोडक्शन की वजह से आपका ग्लूकोज लेवल डिस्टर्ब रहता है, ये कह सकते हैं बढ़ भी बहुत जल्दी जाएगा, लो भी हो सकता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो है वो एक्सेसिव यूरिनेशन होगी, एक्सेसिव यूरिनेशन होती है, और एक्सेसिव यूरिनेशन एज वेल एज द एक्सेसिव ग्लूकोज अपीयर इन यूरिन। याद रखिएगा, नॉर्मली यूरिन में ग्लूकोज लेवल 0 होता है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो ग्लूकोज लेवल यूरिन के अंदर ग्लूकोज आना शुरू हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट आना शुरू हो जाएंगे, स्पेशली ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स यानी कि प्रोटीन्स भी अपीयर होंगी, अमीनो एसिड भी अपीयर होंगे, प्रोटीन्स भी अपीयर होना शुरू हो जाती है यूरिन के अंदर। एज वेल एज जब नॉन स्टेडी सप्लाई हो रहा है ग्लूकोज लेवल, जब नॉन स्टेडी सप्लाई है ग्लूकोज की, तो याद रखिएगा फैट्स एंड प्रोटीन्स का यूज बढ़ जाएगा, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म और एंड वी कैन से दैट कन्वर्ट टू ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में लिवर कोशिश करेगा कि अमीनो एसिड एंड फैट्स एंड प्रोटीन्स को कन्वर्ट किया जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको पता है कि जब कीटोन प्रोटीन्स टूटते हैं, जब अमीनो एसिड टूटते हैं, तो कीटोन बॉडीज बनती हैं। जब कीटोन बॉडीज ब्लड के अंदर राइज हो जाएंगी, जब कीटोन बॉडीज बढ़ना शुरू हो जाती हैं, फैट्स एंड प्रोटीन्स के टूटने से प्रोटीन बॉडीज ऑफ द ब्लड विल बी राइज। जब प्रोटीन बॉडी ब्लड में राइज होगी तो याद रखिएगा एसिड बेस बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, एसिड बेस बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। जब एसिड बेस बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, पीएच जो होगी वो राइज होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से और प्रोटीन टूटने की वजह से वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। क्या होना शुरू हो जाएगा, वेट लॉस। जब वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, प्रोटीन टूट रही है, फैट्स टूट रही हैं, नॉन स्टेडी सप्लाई है, विदाउट स्टेडी सप्लाई है ग्लूकोज की, तो बॉडी एनर्जी के लिए फैट्स एंड प्रोटीन को तोड़ रही है। इसके टूटने से कीटोन बॉडीज भी बढ़ेगी, एसिड बेस डिस्टर्ब होगा, एज वेल एज पीएच वैल्यू भी बढ़ेगी, और एबनॉर्मल थर्स्टिंग यानी कि आपको प्यास भी एबनॉर्मली लगेगी, यानी बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, मुंह सूखना शुरू हो जाता है। किसकी वजह से, क्योंकि कीटोन बॉडीज बढ़ गई हैं, एसिड बेस बैलेंस डिस्टर्ब हो गया है, बॉडीज को कंपनसेट करना चाह रही है, दूसरा एक्सेसिव यूरिनेशन भी हो रही है, जिसकी वजह से आपकी प्यास बढ़ जाएगी, और आपका जो कीटोन बॉडीज है इसके भी ज्यादा बढ़ जाने की सूरत में याद रखिएगा आपके ब्रेन के फंक्शन डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। जब एक्सेसिव कीटोन के साथ ब्लड आपके ब्रेन को जाएगा तो याद रखिएगा में अब डिस्ट्रप्शन ऑफ ब्रेन फंक्शंस,
ब्रेन फंक्शंस भी डिस्टरप्शन में आ जाते हैं एंड पेशेंट लीड्स टू डेथ, लीड्स टू डेथ। याद रखिएगा, इसकी वजह से पेशेंट डेथ में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि मेंटल डिस्टरबेंस आ जाती है, ब्लड का पीएच वैल्यू बढ़ जाता है, थर्स्टिंग बहुत ज्यादा होगी, वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, और जिसकी वजह से आपको पता है कि वीकनेस भी एक सिम्टम है, वीकनेस भी होना शुरू हो जाएगी। जिसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि प्रोटीन और फैट्स जो है वो नॉर्मली मेटाबॉलाइज हो रही है। दूसरा, यूरिनेशन भी बहुत ज्यादा एक्सेसिवली हो रहा है, फिर यूरिन के अंदर ग्लूकोज अपीयर हो रहे हैं, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म मुकम्मल नहीं हो रहा, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है, और कीटोन बॉडीज ब्रेन के फंक्शन डिस्टर्ब कर रही है, जिसकी वजह से जो है वो पर्सन डेथ का शिकार हो जाते हैं। एंड इट मे लीड्स टू रीनल फेलियर। याद रखिएगा, डायबिटीज की वजह से रीनल फेलियर कंडीशन भी आ जाती है, यानी कि किडनी फेल कंडीशन आ सकती है, और ब्लड प्रेशर राइज रहना शुरू हो जाएगा। इसी वजह से ब्लड प्रेशर राइज भी होगा, हाई ब्लड प्रेशर, हायर ब्लड प्रेशर। तो ये वो साइन एंड सिम्टम्स हैं, ये वो कॉम्प्लिकेशंस हैं और सिम्टम्स हैं जो कि डायबिटीज यानी कि ग्लूकोज लेवल राइज होने की सूरत में। क्यों राइज होने की सूरत में? क्योंकि इनसफिशिएंट सप्लाई हो रही है इंसुलिन की, बीटा सेल सही काम नहीं कर रहे, अपने हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। इसके काजेस कोई भी हो सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इसके जो काजेस होते हैं ये डायबिटीज के खासतौर पर, और सिर्फ खासतौर पर इब्राहिम फंक्शन ऑफ दी बीटा सेल्स के, इसकी वजह से ये साइटोटॉक्सिक ड्रग्स भी हो सकती हैं। याद रखिएगा, इसमें समवाट हेरिडिटी भी इन्वॉल्व होता है, और रेडिएशन यूज भी, इसका रेडिएशंस भी आपके पैंक्रियाटिक सेल्स को अफेक्ट कर सकती हैं, और किसी भी किस्म का अदर इन्फेक्शन भी, वो वायरल हो या बैक्टीरियल, और बैक्टीरियल भी अफेक्ट कर सकता है। जो डायबिटीज यानी आपके बीटा सेल्स को, आपके आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस को डिस्टर्ब करने में रोल करते हैं। अब आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस डिस्टर्ब हो गया, शॉर्ट सी बात है, आप खाना खाएंगे, जिंदा रहने के लिए खाना तो खाना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका ग्लूकोज लेवल राइज रहेगा मुतवातर, और बल्कि नॉन स्टेडी सप्लाई होगी, विदाउट स्टेडी सप्लाई कह सकते हैं। कभी ग्लूकोज लेवल एकदम बढ़ जाएगा, कभी एकदम कम हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी अपनी एनर्जी को पैदा करने के लिए फैट्स एंड प्रोटीन तोड़ेगा, जिसकी वजह से आपको वेट लॉसेस भी आ रही हैं, और नॉर्मल थर्स्टिंग भी होगी, और आपका पीएच वैल्यू डिस्टर्ब होगा, जो आपके ब्रेन को डिस्टर्ब कर सकता है, और पेशेंट डेथ में चला जा सकता है। तो ये हमारे पास ब्रीफ रेफरेंस था, हमारे पास पैंक्रियाज का, और पैंक्रियाज के हार्मोन्स और उनका फंक्शन हमने देखा। थोड़ा सा मैं बताता जाऊं कि यहाँ पर ग्लाइकोजिन यानी यहाँ पर पॉलीमर्स हैं, पॉलीमर्स यानी कि पॉलीसैकेराइड्स को ग्लूकोज यानी कि मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट करने का काम किसका है? मोनोसैकेराइड्स, या आप कह सकते हैं कि मोनोमर्स में कन्वर्ट करने का काम किसका है बेटा? यह है ग्लाइकोजिन का। और या मोनोमर्स यानी कि मोनोसैकेराइड्स जो है, यहां से मोनोसैकेराइड जो है इसको पॉलीसैकेराइड में कन्वर्ट करने का काम, दिस इज पॉलीसैकेराइड, जिसको हम कहते हैं पॉलीमर्स में कन्वर्ट करने का काम है इंसुलिन का। अब इंसुलिन मोनोशुगर को पॉली में कन्वर्ट करेगी, और ग्लूकागोन पॉली को मोनो में कन्वर्ट करती है। ये सारा प्रोसेस कहाँ होता है? लिवर में, जहां मैंने बताया कि ग्लाइकोजिन और आपकी फैट्स एंड प्रोटीन्स भी ब्रेक होती हैं, लेकिन खास तौर पर उस वक्त ये फैट्स एंड प्रोटीन्स ब्रेक होती हैं जब आपका बॉडी का ब्लड ग्लूकोज लेवल डिस्टर्ब हो जाता है इंसुलिन की इनसफिशिएंट सप्लाई की वजह से। तो ये हमारे पास ब्रीफ जो थे वो हार्मोन्स, उसकी एक्सप्लेनेशन, और पैंक्रियाज के एंडो एज वेल एज एक्सोक्रानिक फंक्शन,
नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, थैंक्स।